नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। मंत्रियों को पीएम मोदी से मिलने से पहले कोविड टेस्ट अनिवार्य। मुलाकात से पहले मंत्रियों को कराना होगा कोविड टेस्ट। खेल को बढ़ावा देने के लिए मान सरकार की पहल। जालंधर में आज नए स्पोर्ट्स हब का उद्घाटन। सीएम मान और अरविंद केजरीवाल करेंगे उद्घाटन। राहुल गांधी का पीएम मोदी को लेटर उठाई। 2 मांगे लेटर में लिखा, दलित ओबीसी स्टूडेंट्स की हॉस्टल में सुधारो, स्कॉलरशिप समय पर भी मिले। और वहीं केरल हाई कोर्ट का प्रियंका को नोटिस। वाई नॉट सीट पर जीत चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा। संपत्ति छिपाने का है आरोप। कर्नाटक में 10 साल बाद दोबारा होगी जाति जनगणना। स्टेट लीडरशिप की खड़गे राहुल से मीटिंग के बाद फैसला। 7 दिन में देश का टेम्परेचर 8.13 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। एमपी, राजस्थान समेत 6 राज्यों में लू का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधा चलते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय 11 साल केंद्र सरकार के पूरे होने पर उपलब्धियां गिना रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और इसमें जो दोषीदार हैं वो दंडित हो रहे हैं। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से ही प्रेरणा लेके यहाँ पर नई उद्योग नीति छत्तीसगढ़ के अंदर लाए हैं। नई उद्योग नीति 2024-30 और लाए हैं नई उद्योग नीति 2024-30 और इसमें एसटी, एससी, महिला, दिव्यांगजन, अग्निवीर के रिटायर्ड, ये सबको बहुत महत्व दिए हैं और रोजगार पर विशेष जोर है। नई उद्योग नीति में कोई उद्यमी अगर 1000 करोड़ का निवेश लाएगा या 1000 से ज्यादा रोजगार, उनको नई उद्योग नीति में 20 स्पोक की सुविधा, विशेष सहूलियत देने का भी प्रावधान है। और अभी हम लोग 4-5 जगह दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे जगहों में ही इन्वेस्टर कनेक्ट हम लोग कर पाए हैं। लेकिन हम लोग की नीति इतनी अच्छी है नई उद्योग नीति की, आज 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश होता है और इसमें कई काम भी शुरू हो चुके हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स उद्योग का काम वो शुरू हो गया है। एआई डाटा सेंटर का काम शुरू हो गया है। आने वाले समय में एनर्जी, स्टील और आपका टेक्सटाइल सभी क्षेत्रों में निवेश आने वाला है। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोग कर पाए हैं। अब उपलब्धि तो इतनी सारी है कि पूरा ये सब आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो सब आप लोग इसको देख लेंगे। बहुत सारी उपलब्धियां हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, सबको बताने में बहुत टाइम लगेगा। रेलवे के सेक्टर में, राजमार्ग के सेक्टर में, इसमें भी बहुत बड़ा आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी का मिला है। आज रेलवे के सेक्टर में 47 करोड़ से ज्यादा का परियोजना चल रहा है। अभी हाल ही में 2 नई रेल लाइन की भी स्वीकृति हुई है। एक आपका खरसिया से परिमल कसा जो कि 7,500-8 हजार करोड़ का है। एक आपका जगदलपुर से रावघाट जो 3,500 करोड़ का है। आज हमारे प्रदेश के करीब 38 स्टेशन का विकल्प हो रहा है। आपके रायपुर, भिलाई, दुर्ग, इसमें तो 300-350 करोड़ एक स्टेशन के जीर्णोद्धार के लिए सैंक्शन किया गया। अभी कुछ दिन पहले 5 स्टेशन जिसका काम पूर्ण हो चुका है, उसका वर्चुअली उद्घाटन भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं। और एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी रायपुर से अंबिकापुर हवाई यात्रा ये भी, और रायपुर से जगदलपुर ये भी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के 11 वर्षों का ही देन है कि उड़ान योजना के माध्यम से दोनों जगह हम लोग हवाई यात्रा प्रारंभ कर पाए हैं। सड़क परिवहन के क्षेत्र में माननीय गडकरी जी का तो आशीर्वाद बहुतों मिला है। हजारों करोड़ का आज परियोजना पूरे प्रदेश में चल रहा है। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा का गुणवत्ता बढ़े, इसके लिए नई शिक्षा नीति भी लागू की है, जो शिक्षा के साथ साथ उसमें संस्कार भी सिखा रहे हैं।
एक पीएम श्री योजना भी लागू की है, जिसमें 341 स्कूल हमारे प्रदेश के शामिल हुए हैं। शामिल होने पर भी एक स्कूल के लिए 2 करोड़ का बजट सीधे भारत सरकार से आता है। वहां पर स्मार्ट क्लासेस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहां सड़क, बिजली, पानी सब मिले, इसके लिए तो इस तरह से 341 पीएम श्री का भी लाभ हम लोग को मिल चुका है। आयुष्मान कार्ड छत्तीसगढ़ में करीब 2 करोड़ 38 लाख से ज्यादा लोगों का कार्ड बन चुका है और इस 30,47,000 से ज्यादा लोग इसमें उपचार का लाभ भी ले चुके हैं। और एक तो और मैं बता दूं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से जो कर होता है, केंद्रीय कर, पहले 32% राज्यों को मिलता था, उसमें सीधे 10% की बढ़ोतरी करके 42% आज मिल रहा है केंद्रीय कर प्रदेश को। और अब तक कुल 62,509 करोड़ इसमें हमारे प्रदेश में वृद्धि हुई है। तो हर क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से इसको भी लाभ हुआ है और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को भी लाभ है। मैं और दिल्ली से आ रही है इस बीच खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने से पहले कोविड अनिवार्य का मुलाकात से पहले मंत्रियों को कोविड टेस्ट कराना होगा। आरटी-पीसीआर टेस्ट कोविड से बचाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। राजधानी दिल्ली से एक खबर आपको बता रहे हैं। आज शाम पीएम मोदी ने अधिकारियों को आमंत्रित किया और दिल्ली बीजेपी के सभी पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। डिनर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल होंगी। 7 सांसद और सभी भाजपा विधायक भी होंगे शामिल। 70 के करीब अधिकारी, सांसद, एमएलए डिनर में मौजूद रहेंगे। सभी को आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य किया गया है। बीजेपी नेताओं को रात शाम 7:30 बजे के करीब डिनर के लिए बुलाया गया है। दिल्ली में मिली जीत के बाद पहली बार डिनर पर बुलाया गया। तो दिल्ली से खबर बता रहे हैं, दिल्ली में मिली जीत के बाद पहली बार डिनर पर बुलाया गया है और पीएम मोदी से मिलने से पहले कोविड टेस्ट अनिवार्य होगा। आरटी-पीसीआर पहले कराना होगा। मुलाकात से पहले मंत्रियों को टेस्ट कराना होगा। वहीं आरटी-पीसीआर टेस्ट कोविड से बचाव कर ये बड़ा फैसला। आज शाम 7:30 बजे के करीब पीएम मोदी ने पदाधिकारियों को आमंत्रित किया है। 70 ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें बुलाया गया है और डिनर में शामिल होंगे। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। और राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से एक खबर, जयपुरिया मैनेजमेंट स्कूल में भीषण आग लग गई है। तो लगातार आग लगने की घटनाएं जगह जगह से निकलकर सामने आ रही हैं। राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, सूचना पर दमकल कर्मी और स्थानीय पुलिस पहुंचे, आग बुझाने में जुट गई। और इसी के साथ ही आग बुझाने का जो काम है, प्रयास है, वो किया जा रहा है। भीषण आग लगी है स्कूल बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर। ये भीषण आग, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम किया जा रहा है। गोमती नगर इलाके के जयपुरिया मैनेजमेंट स्कूल की ये तस्वीर को दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण आग लग गई। शिवा शर्मा इसी खबर पर है। शिवा, क्या कारण निकल कर आया? आग लगने का जो कारण है वो क्या है? किस कारण ये आग लगी? देखिए वंदना, अभी तो प्राइमा फेसी शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है इसी वजह से जयपुरिया मैनेजमेंट स्कूल के सेकंड फ्लोर पर आग लगी हो। लेकिन आग की लपटें देख करके एक भयावह स्थिति उत्पन्न हुई, जहाँ पर स्कूल परिसर में जो स्टाफ मौजूद था वहाँ पर भगदड़ मची और इस बात सूचना दमकल विभाग को और स्थानीय पुलिस को दी गई। तो मौके पर जो दमकल की गाड़ियां और दमकल पहुंचे थे, उन्होंने आग पर काबू पाने का लगभग काम शुरू कर दिया है और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है। और जब तक आग को पूरी तरीके काबू नहीं कर लिया जाता तब तक स्कूल मैनेजमेंट से उस परिसर को कॉरिडोर कॉर्डन ऑफ किया गया है। उस कॉरिडोर में किसी भी लोगों को जाने की मनाही है। लेकिन इस पूरी घटना में अच्छी बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है। स्कूल मैनेजमेंट का कोई भी व्यक्ति उसमें ऐसा नहीं था कि उस फ्लोर पर मौजूद रहा और वो फंस गया हो। सभी लोग वहां से बाहर निकल आए थे और जो आग लगी है वो फिलहाल अभी भी लगी हुई है और दमकल कर्मी और दमकल की गाड़ियां पानी डालकर पे उस आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जरूर आग बुझने के बाद एक जो प्राइमा फेसी जो दमकल विभाग की जो टीम होती है, टेक्निकल टीम, वो मुआयना करेगी और जरूर जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार कौन सी ऐसी वजह थी जो जयपुरिया स्कूल के अंदर इतनी भीषण है। शिवा, जब ये आग लगी तब उस दौरान स्कूल में बच्चे क्या मौजूद थे? देखिए अभी तो स्कूल में बच्चे उस वक्त मौजूद नहीं थे जिस बिल्डिंग पर यह आग लगी है। लेकिन जो स्टाफ होता है, जो अमूमन काम करता है बिल्डिंग के अलग अलग परिसर में, अलग अलग कॉरिडोर में, तो वहां पर जो कुछ लोग मौजूद थे वो बताया जा रहा है कि उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं थे और जो इक्का दुक्का स्टाफ भी वहां पर था वो उस वक्त आग लगने के बाद बाहर आ गया था। तो आग किन वजहों से लगी ये तो जांच का विषय है। लेकिन प्राइमा फेसी अधिकारियों का ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हो सकता है आग लगी हो। लेकिन क्या आग जांच पर की काबू जाएगी। पा लिया गया है? शिवा, जिस तरह से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी पूरी टीम के साथ और पुलिस बल भी पूरा मौजूद रहा। देखिए वंदना, अभी तक दमकल की टीम आग पर काबू पाने का काम कर रही है, क्योंकि जो गाड़ियां प्राइमा फेसी 2 बार आई थी वो उनका पानी कम पड़ गया था और अन्य जो गाड़ियां हैं वो अलग अलग फायर स्टेशनों से बुलाई गई है, ताकि आग जब तक पूरी तरीके काबू में ना आ जाए तब तक किसी भी तरीके से उस परिसर को छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि तेज हवाएं भी चल रही है, अगर ऐसे में आग की लपटें थोड़ी बहुत रह गई तो वो फिर से एक विकराल रूप ले सकती है। तो दमकल कर्मियों का ये कहना है कि जब तक आग पूरी तरीके से काबू नहीं हो जाती, जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन हो नहीं जाता, तब तक दमकल की गाड़ियां आकर के उस आग पर काबू करने का काम करती रहेंगी। बहुत शुक्रिया शिवा पूरी जानकारी देने के लिए। और इस खबर पर नजर बनाए रखे। फिलहाल ये तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर भीषण आग लगी है। जयपुरिया मैनेजमेंट स्कूल में ये आग लगी है और शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। स्पष्ट हालांकि अभी नहीं हो सका कि आग किन कारणों से लगी है। इसी बीच दिल्ली से आ रही है खबर, जहां पर रामा रोड पर झुग्गियों पर चला बुलडोजर शिव मंदिर के पास बस्तियां तोड़ी जा रही है। पीला पंजा लगातार झुग्गियों को तोड़ने का काम कर रहा है और रहवासियों ने कहा कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। बिना नोटिस के ही झुग्गी झोपड़ियां हटाई जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं। सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये साफ तौर पर कहना है वहां के रहने वाले लोगों का कि हमें किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया। बावजूद इसके पीला पंजा चलाया जा रहा है, बुलडोजर कार्रवाई देखी जा रही है, झुग्गी झोपड़ियां तोड़ने का काम किया जा रहा है बिना किसी नोटिस के। तो ये गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है और बिना जानकारी के ही उनके जो घरौंदे हैं उजाड़े जा रहे हैं, उनका आवास उजाड़ा जा रहा है। शिव मंदिर के पास ये बस्तियां तोड़ी जा रही हैं। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली से। पीला पंजा लगातार झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने में लगा हुआ है। रहवासियों ने कहा है कि उन्हें कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई और बिना जानकारी के ही उनके
घरौंदे उजाड़े जा रहे हैं, उनकी झुग्गी झोपड़ियां उजाड़ी जा रही हैं। तो लगातार देखा जा रहा है बुलडोजर की कार्रवाई। दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं, पीला पंजा लगातार झुग्गियों को तोड़ने का काम कर रहा है। और वहीं रहवासियों ने कहा कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। शिव मंदिर के पास बस्तियां चुकी तोड़ी जा रही। और चंडीगढ़ से आ रही है खबर, जहां पर पंजाब में मान सरकार बड़ा कदम देखा जा रहा है। मान सरकार का ये बड़ा कदम, चंडीगढ़ से खबर, खेल को बढ़ावा देने के लिए मान सरकार का ये बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है। जलंधर में आज नए स्पोर्ट्स हब का उद्घाटन होगा। सीएम भगवंत मान और केजरीवाल करेंगे उद्घाटन। 77 करोड़ की मेगा स्पोर्ट्स परियोजना का जो कि है वो रखते नजर आएंगे। बर्टन पार्क में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा। तो मान सरकार का ये बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। खेल को लेकर के 77 करोड़ की मेगा स्पोर्ट्स परियोजना का नींव रखेंगे। बर्टन पार्क में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स हब भी बनाया जाएगा। पंजाब में मान सरकार का, भगवंत मान का ये बड़ा कदम और खेल को बढ़ावा देने के लिए मान सरकार ने ये अहम कदम उठाया है। तो आज स्पोर्ट्स हब का उद्घाटन होगा और खुद भगवंत और अरविंद केजरीवाल उद्घाटन करेंगे। से खबर बता देते हैं आपको, जहां पर 3000 से ऊपर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लग सकती है मर्चेंट फीस। तो ये खबर आपके लिए बता रहे हैं, जहां पर 3000 से ऊपर यूपीआई ट्रांजैक्शन। और दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर 3000 से ऊपर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लग सकती है मर्चेंट फीस और सरकार यूपीआई सिस्टम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। तो 3000 से अधिक के यूपीआई लेन देन पर फिर से एमडीआर संभव। 3000 रुपए तक के छोटे यूपीआई लेन देन मुफ्त रहेंगे। जनवरी 2020 मर्चेंट्स के लिए 0 फीस नीति लागू थी, लेकिन अब खत्म हो सकती है। बड़ा जो फैसला है वो देखा जा सकता है। मर्चेंट्स के लिए 0 फीस और मुफ्त यूपीआई ने भारत को डिजिटल पेमेंट में दुनिया में नंबर 1 बनाया है। बैंक पेमेंट प्रोवाइडर्स के घाटे को देखते हुए नया कदम संभव माना जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक यूपीआई पर एमडीआर वापसी का फैसला जल्द हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो अब खत्म हो सकती है मर्चेंट्स के लिए 0 फीस की नीति। वहीं मुफ्त यूपीआई ने भारत को डिजिटल पेमेंट में दुनिया में नंबर 1 बना। बैंक पेमेंट प्रोवाइडर्स के घाटे को देखते हुए ये नया कदम हो सकता है कि सूत्रों के अनुसार फिलहाल जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं
दिल्ली से एक खबर, 3000 से ऊपर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट फीस भी अब लग सकती है। सरकार यूपीआई सिस्टम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। वही 3000 के यूपीआई लेन देन पर फिर से एमडीआर संभव माना जा रहा है। तो दिल्ली को ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जनवरी 2020 से मर्चेंट्स के लिए जीरो फीस नीति लागू थी और अब चूंकि देखा जा रहा है खत्म भी हो सकती है। तो अब खत्म हो सकती है मर्चेंट्स नीति की जीरो नीति पॉलिसी। मुफ्त यूपीआई ने भारत को डिजिटल पेमेंट दुनिया में नंबर 1 बनाया। बैंक पेमेंट प्रोवाइडर्स के घाटे को देखते हुए ये नया कदम। और वही जांजगीर चांपा से खबर, जहां पर रजा मोबाइल दुकान का ताला टूटा मिला। जो मोबाइल दुकान से बड़ी चोरी की है, लैपटॉप, कंप्यूटर सेट और महंगे गैजेट्स गायब मिले। नए कीपैड मोबाइल समेत 6 पुराने मोबाइल चोरी। चांपा बीकानेर स्वीट्स के सामने चोरी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच भी शुरू की, सीसीटीवी भी खंगाले और अब बताया जा रहा है कि भी पकड़े जा रहे हैं। चोरी की बढ़ती वारदातों से व्यापारी वर्ग में दहशत भी देखी जा रही है। तो सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर पकड़े जा रहे आरोपी। जांजगीर चांपा से एक खबर की बढ़ती वारदातों से व्यापारी वर्ग में भी डर का माहौल देखा जा रहा है। तो रजा मोबाइल दुकान का ताला टूटा मिला। महंगे गैजेट्स चूंकि गायब मिले, मोबाइल भी गायब मिले हैं। तो लैपटॉप, कंप्यूटर सेट और महंगे गैजेट्स गायब हुए हैं। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी सहित 8 प्रांतों के दशकों के बीच खबरों की विश्वसनीयता से लोकप्रियता के न्यूज सीईओ CFO CL सैनी और रायपुर पहुंचे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के जिलों के विभिन्न संभाग और जिलों के संवाददाताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सभी को प्रबंधन का संदेश देते हुए कहा कि वर्तमान दौर में विश्वसनीयता कायम रखना जरूरी है। इसलिए सरकार, शासन व प्रशासन और आम जनता के बीच सेतु का काम पूरी जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। जनता से जुड़े मुद्दों को वरीयता से उठाना चाहिए और साथ ही सरकार और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति सामाजिक जागरूकता बढ़ाने पर मीडिया कर्मी के रूप में फोकस होना चाहिए। इससे पहले स्टेट हेड समीर दुबे, नीलेश तिवारी व अभिषेक शैवाल ने सीईओ का स्वागत किया है और सीईओ ने कई लोगों को चैनल की आईडी और नियुक्त पत्र भी सौंपे हैं। ये है माइक आईडी कंपलसरी, माइक आईडी बगैर माइक आईडी आप उससे आप अपना अपलोड कर लीजिए खबर। प्रचार के लिए विज्ञापन का शेड्यूल होता है, वो हम कैटेगरी और सिस्टम हम सब बता देंगे आपको, आप तक सब प्रपोजल भेज देंगे। कुछ समस्या हमारा नंबर ग्रुप में जुड़ा हुआ लोगों के पास, हमसे पूछ लीजिए, समीर जी से पूछ लीजिए, विजय जी से पूछ लीजिए। आप किसी भी टाइम किसी भी समय आप फ़ोन कर सकते हैं, भैया ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, ये होना तो कैसे होना है, ये हमको समझ में नहीं आया। आपको हर चीज़ संस्थान आपके साथ है, आप उसको बताइए भैया ऐसा करना है, वैसा करना है, ठीक है। जो भी दिक्कत है दूर होंगी। बस ये है कि आप काम करेंगे तो संस्थान चलेगा। संस्थान तो कहीं ऐसे तो है नहीं, लोगों के ही बलबूते पे चल रहा है संस्थान। आज छत्तीसगढ़ में हम दिख रहे हैं तो आप लोगों की मेहनत की वजह से हम लोग दिख रहे हैं, है ना। तो आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। उसके बगैर चैनल कहीं भी किसी भी राज्य में वो संभव नहीं हो पाता कि वो अपने आप को चला पाए।
और इसके अलावा और भी किसी के मन में और कोई बात हो, कोई पूछना चाह रहा हो, कोई शंका हो, तो आप स्नेह वगैरह कर लीजिए। करने के बाद कुछ अपनी बात रखिए, कोई दिक्कत है। और अम्बाला नगर निगम के हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN के कर्मचारियों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा जॉब सिक्योरिटी देने के निर्देश के बाद नगर निगम ने कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी के पत्र सौंपे। कई बार अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी कर्मचारियों को निराशा ही हाथ लगती है। बीते सप्ताह कर्मचारियों ने प्रदेश के पूर्व मंत्री असीम गोयल से अपनी समस्या साझा की, जिनके प्रयासों से अधिकारियों को तुरंत आदेश लागू करने का निर्देश मिला। पत्र मिलने के बाद कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मंत्री असीम गोयल का धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि पहली बार किसी सरकार ने उनकी चिंता की है और जिससे उनकी सुरक्षित हो गई है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यमुनानगर के छछरौली तहसील में रिश्वत लेते हुए पटवारी अशोक कुमार को करनाल की विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी ने 42 कनाल 6 मरले जमीन का इंतकाल चढ़ाने के लिए 10,000 रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 6,000 पर सहमति बनी थी। शिकायतकर्ता महेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने पहले 3,000 रिश्वत दी और बची 3,000 देने के दौरान विजिलेंस टीम ने पटवारी को रंगे हाथ दबोच लिया। विजिलेंस टीम ने मौके पर छापेमारी कर आरोपी से पूछताछ की और कार्रवाई जारी है। इंस्पेक्टर ने कहा कि शिकायत के बाद टीम ने कार्रवाई की और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। मेरे से 10,000 रुपये की मांग करी, 10,000 रुपये जमीन तुरंत चढ़ा। तो किस चीज़ के पैसे मांगे? मैंने ज़मीन तकसीम करवाई थी अपने ज़मीन में 3 भाई है, हमने उसको तकसीम का मतलब अलग अलग बंटवारा किया है, तो उसके कराना था। ज़मीन थी 142 कनाल 6 मरले। तो कब से परेशान कर रहा था आपको? परेशान तो मैं जनाब मेरे ख्याल में 2 साल हो गए थे। तो तकसीम कराना तब भी किसी के पास तब भी पैसे लेते हैं, सब लेते हैं पैसे। वो उस पर चलेगा, उस पर चलेगा, वो आएगा, उस पर देगा। तो मामला अब पटवारी के पास आ गया था, मेरी इंतकाल चढ़ा। तो बस आज ठहर जा परसों ये रुक गया। कौन से गांव का मामला है? ये छछरौली से। सर आज तो फ्री नंबर हमारा होता है, उससे हमारे पास सूचना आई थी। महेंद्र सिंह वासी चंदौली से उसके गांव का हल्का पटवारी, उसकी तकसीम जमीन के इंतकाल चलाने के एवज में रिश्वत की डिमांड कर रहा। इस पर महेंद्र सिंह ने हमारे को अपनी सूचना दी। इस पर हमने रेडिंग पार्टी तैयार करके रेड की। इसके गांव के हल्का पटवारी अशोक कुमार को 3,000 रुपये रिश्वत लेते रहेंगे आप तो काबू किया। यमुनानगर शहर के एक पौष इलाके में 2 भारी सांडों के बीच हुई जोरदार भिड़ंत का सीसीटीवी फुटेज सामने आया और यह मुकाबला किसी WWE फाइनल मुकाबले जैसा था, लेकिन इसके लाखों की लग्जरी कार बन गई। सांडों के सड़क किनारे खड़ी कार को अपनी रेसलिंग रिंग कर पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया। कार की विंडशील्ड टूट गई और दरवाजे ऐसी बुरी तरह से दब गए जैसे प्लास्टिक की बोतल।
गनीमत रही कि कार में कोई सवार नहीं था। स्थानीय लोगों ने बताया कि सांड रोजाना इसी तरह स्टंट करते हैं, लेकिन निगम के अधिकारी शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करते। बुजुर्ग और बच्चे अपनी सुरक्षा को लेकर भयभीत हैं। कार मालिक अभी नुकसान का आकलन कर रहे हैं, जबकि सांड अपनी अगली भिड़ंत की तैयारी कर रहे होंगे। गुड़गांव रहती हूँ। मेरे पेरेंट्स यहाँ यमुनानगर में रहते हैं। मैं कार लेके आई थी, यहीं पे पार्क हुई थी मेरी कार, और हमने देखा कि 2 बैल लड़ते आए। उन्होंने पूरा आगे का शीशा डैमेज कर दिया है। पूरी कार में पूरी कार का नुकसान हो गया है। पूरा आगे का फ्रंट बोनट, ड्राइवर गेट, मीटर गेट सब नुकसान हो गया है। हम लोग अंदर बैठे थे, वो तो हम मार्केट जाने के लिए निकल ही रहे थे। अगर हम उस वक्त गाड़ी में होते तो शायद हमारे ऊपर भी बहुत नुकसान आता। यहाँ मेरी बिटिया आई हुई थी गुड़गांव से, उसकी गाड़ी यहाँ खड़ी थी और यहाँ 2 बैल आए हुए लड़ते हुए आए और मेरी गुड़िया की गाड़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान। ये तो यहाँ कोई मतलब छोटा बच्चा या इंसान नहीं था, माल का नुकसान हुआ, नहीं तो जान का ही बहुत मोटा नुकसान होता। ये पिछले 6 महीने से और बहुत ज़्यादा आती हुई है, बल्कि पिछले 3 साल से कई बार हमने नगर निगम में कंप्लेंट कर रखी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कुछ वो नहीं हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार को 11 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अंबाला पहुंचे। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने मजबूत नींव रखी है और नए भारत की सेवा सोच में तकनीक व तरक्की है। कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि 2014 से पहले भ्रष्टाचार और घोटालों की चर्चा होती थी, लेकिन अब विकास की बातें होती हैं। सरकार ने आयुष्मान कार्ड, महिलाओं को 33% आरक्षण और गरीब कल्याण योजनाओं जैसी कई योजनाएं लागू की गई। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को मिशन संकल्प और साहस बताया है। कहा है कि भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है। पहले डिफेंस इंपोर्ट होता था, आज एक्सपोर्ट हो रहा है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां भाजपा होती है वहां सुशासन होता है। भारत विश्व में मेक इन इंडिया और भरोसेमंद राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। और वहीं फाजिल्का के 22 वर्षीय नेशनल चैंपियन दीपक कुमार, जो भोपाल, नागालैंड और पंजाब के कई जिलों में नेशनल और राज्य स्तर पर 16 बार पहला स्थान हासिल कर चुके हैं, मजबूरी में मिनी सचिवालय के बाहर गन्ने का जूस बेच रहे हैं। दीपक ने बताया कि इतने मेडल जीतने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिली, इसलिए वह अपने मेडल को रेडी पर सजाकर लोगों को यह संदेश देते हैं कि यह जूस बेचने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सफल खिलाड़ी है। उनके पिता चरणजीत ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे के खेल शो को पूरा करने के लिए मेहनत की, और लेकिन सरकार की बेरुखी से परिवार में मायूसी छाई हुई है। दीपक की कहानी युवा प्रतिभाओं के लिए एक सच्चा संदेश है, जहां सफलता के बाद भी रोजगार की समस्या बनी हुई है।
और मंडला के आदिवासी इलाकों में फर्जी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां महिलाओं को लोन दिलाने के प्रलोभन में फंसाकर ठगी कर रही हैं। गोगरी और मवई ब्लॉकों के कई गांवों में इन कंपनियों के लोगों को गुमराह कर पैसे लूटकर फरार हो जाते हैं। कई बार इन कंपनियों के कर्मचारी घर घर महिलाओं को परेशान करते हैं, ताली बंद कर देते हैं और झगड़े मारपीट तक की घटनाएं सामने आती हैं। ग्रामीणों ने इस गंभीर समस्या की शिकायत एसपी मंडला से की। एसपी ने बताया कि करीब 15 से 16 माइक्रो कंपनियां इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि वे इनके लाइसेंस की जांच करें और ठगी के मामलों की गहनता से पड़ताल की जाए। सरकार द्वारा जल्द ही इस मामले में कड़ी कार्रवाई की संभावना भी व्यक्त की जा रही है ताकि आदिवासी समुदाय को इस ठगी से बचाया जा सके। अनेक महिलाएं आई थी, उनके द्वारा कहना था कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के नाम पर लोग हमको आते हैं और एक लुभावना ऑफर देके लोन दिलवा देते हैं और फिर उस लोन को चुकाने के पश्चात हमको लगातार हम लोग लोन के घेरे में गिरते जा रहे हैं। तो इन्होंने जो बिंदु दिए हैं उसमें लगभग 15-16 माइक्रो फाइनेंस कंपनीज और अन्य फाइनेंशियल कंपनीज हैं जिनके विरुद्ध इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। संबंधित थानों को बताया जा रहा है कि इनके क्षेत्र में जो भी फाइनेंस कंपनीज आई हैं और ग्रामीणों का जो भी दस्तावेज कंपनी की तरफ से भी प्राप्त करें और इनकी तरफ से जो इनकी शिकायत है दोनों को चेक करें कि इसमें क्या सिर्फ लेन देन का मामला है या सही में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनके पैसे का दुरुपयोग करके इनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो शीघ्र ही इसका निराकरण वैधानिक तौर पर। और मोहाली के जीरकपुर इलाके में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने एक होटल में चल रहे जुए के अड्डे पर छापा मारकर 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। छापे के दौरान पुलिस ने मौके से 25,30,000 रुपए नकद और 19 मोबाइल फोन, ताश के पत्ते, नोटबुक, 7 कारें और एक एक्टिवा बरामद की है। एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह कार्रवाई एक गोपनीय सूचना के आधार पर की गई। गिरफ्तार आरोपियों पर गैंगरेप और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप भी दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि यह जुए का अड्डा कितने समय से चल रहा था और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। मामले में आगे की जांच फिलहाल जारी है। और वही एटा में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत बताई जा रही है। वहीं बस की चपेट में आकर 5 लोग घायल हैं। एटा से आपको ये खबर बता रहे हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। मृतक की पहचान रवि पुत्र उदयवीर के रूप में हुई है। घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज भी चल रहा है। पुलिस ने शव भेजा पोस्टमार्टम के लिए और सकीट थाना क्षेत्र के जोरी नगर में ये हादसा हुआ है। एटा से ये खबर आपको बता रहे हैं। घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज फिलहाल चल रहा है और पुलिस शव पोस्टमार्टम को भी भेज दिया है। ये उनकी जो साथ वाले थे उन्होंने बताया कि मतलब क्लास में पास में सिगरेट में ये एक्सीडेंट हुआ है। इसमें एक तो रवि पेशेंट आया है, वो हमारे पास में मृत अवस्था में आया है हमारे पास। घायल कितने लोग हुए हैं इसमें? रायबरेली से खबर आपको बता देते। तालाब में पड़ा मिला लापता युवक का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप देखा जा रहा है और घर से 6 माह पहले लापता हुआ तक धर्मेश। रायबरेली से खबर। तालाब में पड़ा मिला लापता युवक का शव। युवक का नाम धर्मेश बताया जा रहा है। कई दिन पुराना बताया जा रहा है। मृतक के घर के सामने स्थित तालाब है और
सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सलोन कोतवाली के राजापुर कटेहा गांव का मामला। तो मृतक के घर के सामने स्थित है तालाब और वहीं मिला है शव। मृतक का नाम बताया जा रहा है। सूचना पर पुलिस भी जांच पड़ताल में जुट गई। सलोन कोतवाली के राजापुरा कटेहा गांव का मामला। बहन का थोड़ा बीमारी था, इसके लिए वो मैं बाहर तो इसके लिए वो निकली। कैसे, कहाँ से निकली? गाड़ी से निकली। दिखा दे। और कानपुर से खबर, गंगा स्नान के दौरान युवक की डूबने से मौत हो गई है। परमट घाट पर पैर डालने से वो हादसा हुआ है। मृतक गौरव यादव अमेजन में काम करता था। गौरव अपने 3 दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने गया था और ने बचाने की कोशिश की पर नाकाम रहे। पुलिस और गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया गया है। वहीं पुलिस छानबीन में लगी है। गौरव अपने 2-3 दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने गया था। तो पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया। कार्रवाई कानपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। कानपुर से खबर, गंगा स्नान के दौरान युवक की डूबने से मौत बताई जा रही है। तो मृतक गौरव यादव अमेजन काम करता था, जिसकी गंगा में नहाने से डूबने से मौत हो गई है। 3 दोस्तों के साथ गंगा स्नान को गया था। गौरव किसी के साथ ही नदी में डूबने से मौत हो गई है। वहीं गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कार्रवाई फिलहाल जारी है। कानपुर से खबर, गौरव अपने 3 दोस्तों के साथ गंगा स्नान को गया था, लेकिन डूबने से उसकी मौत हो गई। गोताखोरों ने मृतक के शव को बाहर निकाला। और वहीं लखनऊ से आ रही है खबर, जहां पर इन्फ्लुएंजा के 5% रोगियों की कोरोना जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी की है। लखनऊ मंडल समेत सभी सीएमओ को पत्र भेजा गया। सीएमओ और अस्पतालों के जिम्मेदारों को पत्र भेजा गया है। भेजकर हर इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इन्फ्लुएंजा के 5% मरीजों की अब कोविड जांच की जाएगी। लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं। इस वक्त सीएमओ और अस्पतालों के जिम्मेदारों को पत्र भेजा गया है और सभी 5 जो इन्फ्लुएंजा के मरीज की कोविड टेस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा के 5% मरीजों की अब कोविड जांच की जाएगी। लखनऊ से एक खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ मंडल समेत सभी सीएमओ को पत्र भेजा गया है। 5% जो इन्फ्लुएंजा के मरीज हैं उनमें कोविड के टेस्ट किए जाने हैं। और इटावा में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11वें वर्ष के गौरवशाली कार्यकाल को लेकर सुमेर सिंह किला गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने गरीब कल्याण, सुशासन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। 370 हटाना, 3 तलाक खत्म करना, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम इसकी प्रमुख मिसालें हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों का सशक्तिकरण किया है और देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है। साथ ही गरीब कल्याण योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास और धन योजना के माध्यम से आम जनता को सीधे लाभ पहुंचाया गया। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 वर्ष के मोदी जी का कार्यकाल अगर देखा जाए तो स्वर्णिम काल माना जाएगा। इस कार्यकाल में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल है। बीते 11 वर्षों में मोदी जी ने अकेले ही नहीं, 140 करोड़ वासियों के, देशवासियों के परिश्रम, त्याग और समर्पण के सपनों को साकार किया है। मोदी जी का अगर कालखंड भारत के भविष्य में एक मजबूत नींव रखने का कार्य कालखंड रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को वाराणसी पहुंचे। मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि देश इतिहास में मोदी सरकार का यह कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। यह कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल बन रहा है। बीते 11 वर्षों की यह यात्रा मोदी जी ने नहीं बल्कि खुद को तपाकर 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम, त्याग और सपनों को परवाज देते हुए की है और जी की सरकार का कालखंड भारत के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल है। 11 साल के निरंतर जारी सफर को एक भाषण में या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समेटना उतना मुश्किल है पूरी जिंदगी को कुछ पन्नों में समेटना। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मोदी सरकार के काम गिनाते हुए 11 साल के कार्यकाल की कसीदे भी पढ़ी। वाराणसी हमारे लिए विकास का मॉडल है और इस मॉडल को पूरे देश में अपनाया जा रहा है। कहीं कोई लीकेज करेगा, मैंने पहले ही कहा है, कोई गड़बड़ी करेगा तो उसको जांचेंगे के दोषी जो होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। गांधी जी उनके अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हुए हैं और जो दिन भर पाकिस्तान चालीसा पढ़ते हैं, पाकिस्तान सरकार काम देते हैं। पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष मौलाना मुनीर है तो उसकी भाषा बोलते हैं, वो भाषा बोलना बंद करें और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की प्रगति है उसमें जो पाकिस्तान का और चीन का चश्मा लगा के देखते हैं उसको उतार करके बाहर करें, भारत का चश्मा लगाएं तो उनको सब दिखाई दे। धन्यवाद। प्रयागराज का महाकुंभ ऐतिहासिक है, 66 करोड़ से अधिक लोगों ने उसमें डुबकी लगाई है। ये एक दुखद दुर्घटना है, उसका हम है और उसमें जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दुख जाहिर किया है और परिवारों के प्रति हमारी सदा संवेदना है। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास रहता है कि कोई भी तीर्थयात्री किसी भी तीर्थ स्थल पे आए तो सकुशल आए और सकुशल जाए। और खबर सहारनपुर से, जहां पर भीषण गर्मी और लू से आमजन बेहाल है, वहीं बेहट कस्बे के आनंद बाग में समाज सेवा की मिसाल देखने को मिली है। शेख गुलफाम के प्रतिष्ठान पर राहगीरों की बुझाने के लिए छबील लगाए गए और इस मौके पर बेहट विधायक उमर अली खान, कोतवाली प्रभारी सूबे सिंह और समाजसेवी रागिब अंजुम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सभी ने सड़क पर खड़े होकर राहगीरों, बाइक सवारों और वाहन चालकों को शरबत पिलाया। विधायक उमर अली खान ने कहा कि चिलचिलाती धूप में जरूरतमंदों की सेवा करना का काम है। ऐसे आयोजन समाज को एकजुट करने और इंसानियत की मिसाल पेश करते हैं। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि ऐसी मिलें गर्मी में राहत देती हैं और समाज में सकारात्मक संदेश भी फैलाती हैं। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं।
सूरज की तपिश में और गर्म हवाओं में लोगों को सफर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बेहट कस्बे में सामाजिक संस्थाओं द्वारा जो है जल शिविर लगाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है लोग राहगीरों को जो है यहाँ शरबत पिला रहे हैं, मीठा पानी पिला रहे हैं और गर्मी से जो है उन्हें राहत देने का काम कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जल शिविर में बेहट क्षेत्र के जो विधायक हैं उमर अली खान है जन सेवा कर रहे हैं और लोगों को मीठा शरबत पिला रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। विधायक जी, क्या कहना चाहेंगे? जल शिविर लगाया हुआ है। भाई ये हमारे बेहट के साथियों की तरफ से जल शिविर लगाया गया है, बहुत बहुत बधाई। और ऊपर वाला गर्मी से सबको राहत दे और सच में बहुत ज्यादा गर्मी है और ऊपर वाला इनकी दुआ कबूल कर ले और बारिश सुकून हो, इसके लिए सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो। बिल्कुल जो है तो सूरज की तपिश है और भीषण गर्मी हो रही है, राहगीरों को जो है राहत आप जो है देने का काम कर रहे हैं। आप यहाँ के जो सामाजिक संगठन है क्या कहेंगे? भाई सामाजिक संगठन की सबकी मेहनत है, इन सबको बधाई हो और ये पुण्य का काम है, सवाब का काम है। ठंडा पानी पिला रहे और ये करना चाहिए सबको। बिल्कुल, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका रागी बली है। रागी भाई, आगे जल शिविर लगाया गया है, भीषण गर्मी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो पानी पिलाने का काम है ये बहुत अच्छा काम है। इस गर्मी में इतनी बड़ी तपस में पानी पिलाना तो ये इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है, कोई सवाब का काम नहीं है। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाब का काम है। भीषण गर्मी के अंदर जितने भी यात्री तमाम रोड पे लोग हैं सबको रोक के पानी पिलवाने का काम किया जा रहा है। तमाम हमारे संगठन के साथियों ने सबने मिलके इस सहयोग को अंजाम दिया है और मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने विधायक जी का भी, अपने अध्यक्ष जी का भी, कि इन्होंने हमारे कार्य को जो है हमारा हौसला अफजाई करने के लिए इन्होंने अपना 10 मिनट का समय हमें दिया है। मैं इनका धन्यवाद अदा करता हूँ। बिल्कुल, बेहट कस्बे में जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है और पारा भी जो है 40 डिग्री के पास जो है बताया जा रहा है, ऐसे में यह जल शिविर जो है राहगीरों के लिए एक राहत भरा काम है। अपने सहयोगी के साथ शेख परवेज आलम, के न्यूज इंडिया, बेहट, सहारनपुर। कानपुर आरटीओ कार्यालय में मंगलवार को स्थानांतरण पर आए आरआई संतोष कुमार भाल संभाला है। इस दौरान एक के न्यूज संवाददाता से खास बातचीत करते हुए नवागत आरआई ने अपनी प्राथमिकताएं बताई। कहा कि सरकार और शासन की प्राथमिकताएं शामिल जन रक्षा पर जोर रहेगा। संभागीय निरीक्षक प्रावधिक कानपुर, मैंने आज ही कानपुर संभाग यहाँ ज्वाइन किया है। आगे देखिए हमारी प्राथमिकता है स्कूल वाहनों को लेके और सवारी वाहनों को लेके, जिन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। स्कूल वाहनों में, जिन स्कूलों में अधिक संख्याओं में बसेज हैं या वाहन स्कूल वाहन हैं, तो उनके स्कूलों में जाकर हम सारे स्कूल वाहनों का निरीक्षण करेंगे। जिनमें मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं उन्हें स्कूल वालों को इंस्ट्रक्ट करा के उन्हें मानकों के अनुरूप कराया जाएगा। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सारथी।